वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ कराची के ऐसे इशूज़ के ऊपर जो कि अरसा दराज से मौजूद हैं कराची के अंदर, मगर इस पर शायद कभी बात होती है कभी नहीं होती। इशू उठता है और फिर दोबारा से वो इशू बैठ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ महकमा बल्दियात की, जहाँ पर काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि OPS अफसरान मौजूद हैं और फिर ये बात की जाती है कि उन्हें हटा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होता है, सिंध हुकूमत नोटिस लेती है, मगर होता कुछ नहीं है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि मामला झाग की तरह उठता है। जब झाग बैठ जाते हैं तो सिर्फ पानी रह जाता है और फिर उस पर मामले पे कोई मजीद बात करने के लिए कुछ रहता नहीं है। महकमा बल्दियात में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अफसरान को ओहदों से फारिग किया गया है। नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें पहले नोटिफिकेशन के अंदर तकरीबन 98 अफसरान ऐसे हैं जो कि फारिग किए गए हैं और दूसरा तीसरा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें 9 और 9 जो अफसरान हैं उनको भी फारिग किया गया है। इन तमाम अफसरान का ताल्लुक जो है वो SCUG से था। और क्या मामला था, किस तरह से इनको फारिग किया गया या क्यों अचानक से तमाम चीज़ें इतनी एक्टिव नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने देखी थी यही सूरत हाल थी और इस दफ़ा फिर ऐसी कुछ सूरत हाल, मगर अब के अफसरान को हटाया जा रहा है। ये एक्शन अचानक से महकमा बल्दियात में क्यों हुआ, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कामरान ज़हरी जो कि ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ है। कामरान ज़हरी, बहुत शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे इस पर महकमा बल्दियात पे? हम अरसा दराज से देखते नजर आ रहे हैं कि एक्शन होता है, नोटिफिकेशन जारी होते हैं, लेकिन फिर मामला जू का तू रह जाता है, मगर अब एक्शन वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। पहले तो ये बताइएगा कि जो अफसरान फारिग किए गए हैं कितने इंपॉर्टेंट अफसरान थे और इनके जाने से क्या काम में कोई खलल पड़ेगा, और फिर जब नए अफसरान की तैनाती है उसके हवाले से क्या महकमा बल्दियात में कुछ हो रही है बात? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया मुताहिर आपका और मेरे इस चैनल का जो कराची वालों की बिल्कुल हकीकी आवाज़ है। और हम लोग महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हो या दूसरे इदारे, उनके अंदर होने वाली बेज़ाब्तगियाँ या उनके अच्छे काम जो भी होते हैं उनको आवाम के सामने रखते हैं और आवाम के ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि वो अपने हुक्मरानों को किस तरह अपना जो है जाविये में देखते हैं कि उनकी तरफ से निकाले जाने वाले अहकामात वो किस कदर मेरिट पर होते हैं। तो इसी में एक सिलसिला है जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी दिया मुताहिर। देखें, ये बात है तकरीबन 2010 के अंदर जब जो कोटा सिस्टम के अंदर कुछ कराची की सीटों को लेकर सिंध के दूसरे अफसरान को लेकर एक शोर बरपा हुआ था, तो 2014 के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, एक अपने ऑर्डर नंबर 1189 में ये वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि सिंध में मौजूद, सिंध के बल्दियाती इदारों में मौजूद जितने भी अफसरान डेपुटेशन पर हैं या OPS हैं, नॉन OPS हैं या डुअल चार्जेस रखते हैं या कैडर नॉन कैडर या जो भी उनके अंदर खिलाफ कानून कहीं भी तैनातियां, उनको फौरन हटाकर उनके असल जो उनकी पोस्ट बनती है उन पर उनको तैनात कर दिया जाए। मगर तकरीबन 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी इस फैसले पर इक्का दुक्का कार्रवाइयों के अलावा कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसी सिलसिले के अंदर सन 2020 के अंदर 2 पटिशन दाखिल की गई थी जिनका नंबर D44 गालिबन D4434 2020 और D584220 दायर की गई थी। इन दोनों पटिशन हाई कोर्ट्स के अंदर जब ये दाखिल की गई तो दाखिल करने वालों ने जो है मौकफ अपनाते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने OPS अफसरान के ऊपर ये वाज़ेह फैसला दिया हुआ है सिंध के बल्दियाती, लेकिन इस पर कोई महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड या सिंध का कोई भी बल्दियाती इदारा इनके ऊपर कोई एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा, जिस पर गुज़िश्ता माह हाई कोर्ट की जानिब से सख्त एक्शन, सख्त भरहमी का इजहार किया गया। सेक्रेटरी लोकल बोर्ड को, सेक्रेटरी बोर्ड को तलब करने की बात की गई, उनकी सरजनिश की गई और उनको इस माह 18 तारीख को कोर्ट के अंदर तलब करते हुए बड़े सख्त अल्फाज में यह कहा गया है इन तमाम अफसरान की लिस्ट हटाकर फौरन पेश की जाए, अदरवाइज आपके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन भी होगा और उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो तमाम लोग देखेंगे भी। तो इसी सिलसिले के अंदर कल मैं समझता हूं कि सिंध की तारीख का सबसे बड़ा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बल्दियाती इदारों के अंदर एक महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो सेक्रेटरी बोर्ड साहब हैं ज़मीर अब्बासी साहब की जानिब से कमोबेश 108 अफसरान को जो है उनके ओहदों से हटाया गया। अब वो आपका एक सवाल कि वो कितने कीमती अफसरान थे या उनके हटने से काम में खलल पड़ेगा। देखिए मुताहिर, अगर सिंध के किसी भी बल्दियाती अदारे के अंदर कोई भी अफसर काम कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो बहुत कीमती अफसर है, क्योंकि उसका जो पेरेंट, जो उसका जो मामला है वो आवाम से डायरेक्ट मुंसलिक होता है। अगर कोई शख्स हटता है और उसकी जगह कोई दूसरा शख्स तैनात होता है
तो उस पर किसी को कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आवाम को फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अफसर की काबिलियत होती है कि वो आवाम के साथ कितना फ्रेंडली है, क्या उसकी इतनी विल है कि वो अपनी विल के जरिए आवाम को फलाह और बहबूद की तरफ लेके जाएगा, या फिर अपने काम या अपने अंदाज की वजह से उनके कामों में अटकने डालकर आवाम को परेशान, क्योंकि महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बेसिकली बना ही आवाम के लिए और उनका काम ही सैनिटेशन से लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर से लेकर म्यूनिसिपलिटी से तमाम ये सारे मामला होते हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर ही कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आए। हमारे जराए और इतलात ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से कमोबेश 1000 अफसरान की लिस्ट फाइनल कर दी गई है मुताहिर, ये मैं आपको बता रहा हूं, और 1000 अफसरान को हटाया जाने वाला है। अब यहां पर देखें मामला सिर्फ हटाने तक नहीं रहता। अब सबसे बड़ी बात यह मुताहिर, मैं नाजरीन को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगा, जिन अफसरान को हटा दिया गया है, क्या महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के पास इनका ऑल्टरनेट मौजूद है जो अदालती अहकामात के मुताबिक वो उनकी सीटों पर पूरा उतरते हो? क्या अफसरान की सिंध के अंदर किल्लत नहीं हो जाएगी? हमारी इतलात ये कह रही है कि ये जो अफसरान हटाए गए हैं, इनका ये मौकफ आ रहा है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इनको जानबूझकर 10 से 15 साल तक प्रमोशन से महरूम करके रखा हुआ है। और महरूम करने की इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके ऊपर ओपीएस अफसरान का टैग लेबल हमेशा चिपका रहे, ताकि ये ब्लैकमेल होते रहे और मंजूर नजर अफसरान को नवाजा जाता रहे और उनसे अपना सिस्टम चलवाते रहे, ये कहकर के अदालती हुक्मनामे की बरखिलाफ तुम्हें तैनात किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं तो फिर वैसा भी नहीं। अच्छा कामराज ज़ाहरी, एक तो आपने ये पॉइंट इसमें छेड़ा है कि जो इनका जो टाइम पीरियड रह गया उसके अंदर तकरीबन 1000 लोगों को निकालने का जो लिस्ट है वो बना ली गई है। एक तो यह आगाह कीजिएगा कि उस लिस्ट के अंदर क्या ऐसे बड़े नाम भी शामिल हैं जिन पे हम मुस्तकबिल में देख चुके हैं कि इनके नाम पहले भी लिस्ट में आ चुके थे और किसी न किसी वजह से या किसी की सरपरस्ती की वजह से उनका नाम छोड़ दिए गए? फिर एक तो ये कि इससे पहले जब हमने गुज़िश्ता साल भी देखा, अक्टूबर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी। फिर जो SCUG का एक सेक्शन है 121 और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के हवाले से उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की गई थी, उसका फायदा उठाते हुए भी इन तमाम लोगों के कुछ नाम थे जो निकाल दिए गए थे। क्या इस दफा भी कुछ ऐसा ही असर और रसूख हम देख सकते हैं, इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए मुताहिर, लिस्ट के अंदर मुतादिद नाम ऐसे हैं जो आप माजी के अंदर भी मुख्तलिफ केसों में या मुख्तलिफ चीज़ों में ये शामिल रहे हैं, लेकिन मंजूर नज़र अफसरान होने की वजह से, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, इसके अंदर से बहुत से ऐसे काबिल अफसरान भी हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रमोशन ना होने की वजह से इसमें उनका कोई कसूर नहीं है कि वो इन सीटों पर ना रह सके। अगर प्रमोशन उनको उनका वक्त पे मिल जाता तो वो इसमें तैनात रहते। अब देखें, आज ही एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अफसरान की किल्लत होने की जो इतनी बड़ी है, और आज ही देखें एक और बल्दिया शर्की के ऊपर एक फैसला आया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैं शोएब अहमद मलिक, अब वो साबका एडमिनिस्ट्रेटर शोएब जो है बल्दिया शर्की हो गए हैं, उनकी जगह रहमतुल्लाह शेख जो ग्रेड 19 के SCOG और सीनियर तरीन सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अफसर माने जाते हैं और काफी दफा म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत दूसरे ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की तैनात किया गया। अब मेरा सवाल यहाँ ये बनता है, देखें मुताहिर, अब एडमिनिस्ट्रेटर शोएब अहमद मलिक थे या उनकी जगह म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राह पोटो थे, तो क्या ये लोग अफसरान क्या काम करते हुए नजर नहीं आते? हमने मुताद्दिद दफा रिपोर्ट किया आपके प्रोग्राम के एवज, देखें जब से म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों अफराद जब से तैनात हुए थे तो एक के बाद एक चैलेंजेस उनके सामने थे। ईद उल अज़हा आया, मुहर्रमुल हराम आया, रेन इमरजेंसी नाफिज हुई, 12 रबीउल अव्वल का इतना बड़ा जो एक प्रोग्राम हुआ, तो उसके अंदर देखें आपने देखा होगा सफाई सुथराई से लेकर डेवलपमेंट काम से लेकर सड़कों की मुरम्मत से लेकर ब्यूटिफिकेशन, नाजायज तजावुजात से लेकर हर जगह पर एक्शन होता हुआ नजर आया। खैर ये एक अलग बात है, ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग इनकी हुई है, उनकी जगह रहमतुल्लाह शेख को लगाया जाए। हम उम्मीद करते हैं रहमतुल्लाह शेख से भी कि वो भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसी तरह काम करेंगे कि जैसे इनसे पहले के एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनिसिपल कमिश्नर किया करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि बल्दिया शर्की के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर तो आज हटे और आज ही तैनात हो गए, लेकिन बल्दिया मलीर और बल्दिया शर्की में 2 म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट हैं खाली, और सिंध के अंदर हमारे जराए बताते हैं 3 अहम तरीन जो म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 19 के मौजूद हैं और उनकी तरफ से इन दोनों पोस्टों पर
तेजी दिखाई दे रही है, खास तौर पर बल्दिया शर्की के लिए। उनमें से एक नाम है, एक बड़े सीनियर काबिल अफसर हैं अशफाक अहमद मल्ला साहब, उनकी तरफ से जो है हम ये उम्मीद करते हैं शायद बोर्ड उनके नाम को जो है परसू करे। और इसके बाद हैं गुल मोहम्मद खोकर, इसके बाद हैं अख्तर अली शेख। ये तीनों सीनियर तरीन अफसरान हैं और तीनों सीनियर तरीन अफसरान की चाहत यह है कि किसी तरीके से ये बल्दिया शर्की में एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात हो जाए। लेकिन खैर जो भी हो, हम ये समझते हैं कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए हो, क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर और दूसरे बल्दियाती इदारों के अंदर डायरेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ अब आवाम को खुश करना नहीं रह गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं अपना थोड़ा सा फिर एक पॉइंट चेंज करना है, आखिरी सवाल मैं इसी टॉपिक के ऊपर रखूंगा। एक तरह से जब ये महकमा बल्दियात के अंदर इस तरह से हम चीजें देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में 1000 जिस तरह से भी आपने फिगर बताया है कि लोगों को फारिग करने की लिस्ट बना ली गई है, इसका बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर क्या कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हमने अब देखा, इतलात ऐसी आ रही है कि मुशर्रफ दौर के जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट के, वो लाने की बात की जा रही है, कुछ टाउन सिस्टम के ऊपर बात हो रही है, तो क्या ये तमाम चीजें उस पर इफेक्ट करती हुई दिखाई देंगी? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपने पास एक बहुत अहम तरीन इजलास मुरतब किया, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी और सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, KDA के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है मौजूदा मोहम्मद अली शाह समेत अफजल जैदी और बड़े बड़े नाम शामिल थे उस इजलास के अंदर। और उसके अंदर यही बात रखी गई कि आइंदा आने वाला मेयर जो भी कराची का होगा, उसके बाद KDA, LDA, MDA समेत वाटर बोर्ड और सिंध के जितने भी बड़े बल्दियाती इदारे हैं वो उसके मातहत काम करेंगे। तो ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने का एक बल्दियाती निज़ाम दोबारा लाने की बजाय, और उसके अंदर अगर देखें ये जितनी भी अथॉरिटीज़ अगर मेयर के पास होंगी तो वो एक प्लेटफॉर्म पर रह के काम किया जाएगा। अगर यहाँ पर अब हो ये गया है मुताहिर, सबसे अहम और बिल्कुल आखिरी कमेंट इस टॉपिक के ऊपर कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की तरफ से स्पेशल असिस्टेंट तैनात किए गए थे हर टाउन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो 7 स्पेशल असिस्टेंट अपने आप को 7 वजीर आला सिंध समझकर तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर पर इस तरह से हुक्म सादिर करते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कोई एक ना बिल पास होता है ना कोई टेंडर पास होता है, बल्कि उनकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है तमाम अफसरान के कमरों में जाकर अपनी मर्जी के मरूने मिन्नत कामों को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी शदीद जिसको कहते हैं अफसरान के अंदर जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं और बहुत से अफसरान तो वैसे भी काम करने से मना कर रहे हैं। तो यहां पर वजीर बल्दियात को एक्शन लेना होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर को जो कराची को फतह करने का मिशन है, उनका जो ख्वाहिश है, उस पर इनको इस पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा अपनी बातचीत को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब कुछ बात कर लें शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात रोकने का हम अलम बुलंद कर रहे हैं, काम करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस हवाले से कोई इतला सामने नहीं आई है। SBCA का फिर काम क्या रह जाएगा अगर इस तरह से दीगर इदारे अपने जो अलम है उन तमाम कार्रवाइयों पे बुलंद करते हुए दिखाई देंगे, फिर SBCA क्या काम करेगा भी या फिर हाथ पे हाथ धर के बैठेगा खाली? बहुत जबरदस्त सवाल आपका मुताहिर। कराची वालों का सबसे बड़ा देरीना मसला नाजायज तामीरात, गैर कानूनी तामीरात, कंक्रीट का जंगल, आवाम को रहमो करम पे छोड़ दिया बिल्डर माफिया के लिए। SBCA का बिला मुताहिर मतलब क्या है? किसी भी बिल्डिंग को कंट्रोल करना, जो जेर तामीर हो उसको देखना कि वो कानूनी बन रही है या गैर कानूनी बन रही है, या उसके अंदर कुछ ऐसे अनासिर या कुछ ऐसे इकदाम उठाकर उसको लीगल तरीके से करा जाए जो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतरी की तरफ हो। मगर हमने देखा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स के कमीशन एजेंट तक रह गए हैं और मुतादिद दफा, अब ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, हाई कोर्ट के जज साहिबान समेत कौन सा ऐसा सियासी शख्स है खुद पीपल्स पार्टी के अंदर, अगर हम बात कर लें सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की, तो वो जिले क़यादत के पास क्यों गए? जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर्स के पास इसीलिए गए कि SBCA से काम नहीं होने का, अब आप कमांड ले लें। तो जब अदालतें कह रही हैं कि SBCA के अफसरान गैर कानूनी तामीरात में बिल्कुल मुलव्विस रहते हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी तामीरात को पुष्पनाई देना है, तो फिर ये बात तो फिर आम हो ही जाएगी। ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है, इसके बारे में सब जानते हैं। तो कुछ हुआ ऐसा कि गुज़िश्ता माह सैयद नासिर हुसैन शाह साहब
साहब अचानक बल्दिया वस्ती के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर पहुंचे और वहां पर उनके हमरा डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो समेत सिंध की आला शख्सियात नजम शाह समेत बहुत मौजूद थी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ताहा सलीम के साथ एक मीटिंग करी। हंगामी मीटिंग के अंदर तमाम एडीसीज और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को उस मीटिंग में रखा गया और उनको ये तामीरात को, गैर कानूनी तामीरात को रोकने का टास्क दिया गया। अब बात यहां पर समझने की है मुताहिर, क्या डिप्टी कमिश्नर्स का काम ये गैर कानूनी तामीरात को देखना या उनको रोकना है? तो फिर ये गैर कानूनी तामीरात अगर डिप्टी कमिश्नर्स रोकेंगे तो जो अशिया खुर्दोनोश के अंदर आने वाला जो तूफान है, जो महंगा दूध है, सब्जियों के रेट हैं, अवामी मसाइल के 10,000 किस्म के और काम है, तब ये असिस्टेंट कमिश्नर कब करेंगे? लेकिन बहरहाल इस अलम को उन्होंने अपने सर पे लगाया और लेके चले। हमने देखा कि मुताद्दिद बिल्डिंगों को मस्मार किया गया, मुताद्दिद बिल्डिंग्स पर इसमें नोटिस दिए गए, लेकिन 2-4-5 दिन पहले की बात है, जिले इंतजामिया से ये इख्तियारात वापस ले लिए मुताहिर और कह दिया किया कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स के बहुत सारा जो है शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर डिमोलिशिंग कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है मुताहिर, अगर एसबीसीए का काम ये भी नहीं रह गया कि वो गैर कानूनी तामीरात को रोकें, तो फिर एसबीसीए की बिल्डिंग को किसी यूनिवर्सिटी, किसी फलाई इदारे को दे दें। कम से कम कोई तो सिंध हुकूमत ये का अच्छा अपना पर लेवल लगाएगी। हमने देखा, देखें अपना मुताहिर बिल्कुल लास्ट कमेंट इस बात पर, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट एक बात पर पहुंचा हूं इनकी डिप्टी कमिश्नर्स की, मुझे इनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। ये बेहतर काम करते होंगे, बेहतर काम कर रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात का इनके दिलों में दर्द होगा, ये कर रहे हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन गलत है। ये 6 बिल्डिंगें छोड़कर एक बिल्डिंग को नोटिस कराते हैं, तो जो गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर्स हैं उनके अंदर भी फिर ये अफवाहें और फिर इस तरह की रूमर्स फैलाते हैं कि ये रिश्वत का बाजार गर्म कर रहे हैं। हमसे बात ना हो सकी तो हमारे साथ ये कार्रवाई हुई, फलां बिल्डर का ये मामला उनसे तय पा गया तो वो बच गया। तो उसके लिए सबसे अगर वाकई जिले इंतजामिया, और मैं साफ साफ नाम यहाँ ताहा सलीम साहब का लूंगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां देखने में आई, तो उनको एक मशवरा दिया जाएगा हमारी तरफ से कि देखें, अगर आपको गैर कानूनी तामीरात रोकनी है तो आप गैर कानूनी तामीरात जो लोग बिल्डर कर रहे हैं, और जो हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर काटी जाए, तो इस अमल को तेज कर दें। यहां पर जो स्टेट एजेंट बैठे हुए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ताहा सलीम साहब, मौजूद डिप्टी कमिश्नर साहब, कि ये यहां पर स्टेट एजेंट्स की एसोसिएशन बन चुकी है जिसका नाम आकरा है, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन या फेबरा है। उनके जो है ओहदेदारों को, कामरान नजीर जैसे लोगों को अपने साथ बिठाएं और उनको तंबी करें कि जो आपके पास जो लोग इंटैक्ट हुए हैं स्टेट एजेंट, उनको गैर कानूनी तामीरात में बिकने वाले पोर्शंस को ना बेचें, बसूरत दीगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 420 की फ्रॉड की, टैक्स चोरी की, लोगों को गुमराह करके माल बेचने की, तो मैं समझता हूं मुताहिर अगर 10 मुकदमात भी इस तरह के नामजद कर दिए गए तो इंशाअल्लाह ताला गैर कानूनी तामीरात में आप खुद कमी देखेंगे, क्योंकि जब इनका माल नहीं बिकेगा स्टेट एजेंटों की तरफ से, तब इनके जब प्रॉफिट रुकेंगे, जब इनको मुश्किलात होंगी अवाम को ये इस तरह से करने में, तो ये खुद ही फिर भागेंगे। ये फिर आपके डिमोलिशिंग से नहीं रुकेंगे, ये आपके ये जाने का इंतजार कर रहे हैं ताहा सलीम साहब कि आप जाएं और हम दोबारा इस तरह की गैर कानूनी तामीरात इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर अफसर काम कर रहा होता तो उसके जाने की फिर उम्मीद कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द जाए तो फिर हम अपनी करप्शन दोबारा से खड़ी करते हुए दिखाई दें। फिर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि महकमा जो बल्दियात है या वजीर बल्दियात साहब हैं, वो यकीनी तौर पे अब शायद उनको यही सोचना पड़ेगा कि इस एसबीसीए की बिल्डिंग का करना क्या है। और दूसरी जानिब मैं इस पर बात करूंगा आसिफ अली मेमन साहब, जिनका नाम हम सुनते हैं काफ़ी दफ़ा, डीजीकेडीए, क्या वाकई वो मासूम है, उनको तंग किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से? और क्या अगर इस तरह से अगर वो काम करते हुए दिखाई दें तो क्या ये तमाम गैर कानूनी तामीरात जो है ये रुकती हुई दिखाई देंगी हमें? मुताहिर देखें, आसिफ अली मेमन साहब हैं डीजीकेडीए मौजूदा,
ठीक है, अदालती स्टे ऑर्डर के ऊपर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और आपका थोड़ा सा ध्यान नाजरीन का भी चाहना होगा। देखिए, हुआ कुछ ऐसे कि पिछले माह 12 अक्टूबर 2021 को केडीए के बतौर डीजी केडीए का काम करने वाले आसिफ अली मेमन को रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए स्कूल सेक्रेटरी में तैनात किया गया था। और सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये एक रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग होती है जो कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से की जाती है, क्योंकि आसिफ अली मेमन ग्रेड 20 के एक सीनियर अफसर हैं और ग्रेड 20 के और 19 के ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है चीफ सेक्रेटरी सिंध का इस्तेकाक होता है। इनकी जानिब से जब किया गया तो उसी दिन 12 अक्टूबर को ही मोहम्मद अली शाह साहब का डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो तबादला किया गया केडीए के अंदर। लेकिन 13 तारीख को जो डुअल चार्ज दिया गया डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डीजी केडीए का मोहम्मद अली शाह साहब को, मोहम्मद अली शाह साहब को जब ये चार्ज दिया गया तो आसिफ अली मेमन साहब ने अदालत की तरफ रुजू किया और 21 तारीख को उनको एक स्टे ऑर्डर मिला जिसके जरिए ये कहा गया कि आसिफ अली मेमन बतौर डीजी केडीए अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं जब तक कि इस केस का फैसला नहीं होता। तो इस जमन के अंदर 11 इसी महीने जो है 11 नवंबर को एक अदालत के अंदर फैसला आना था कि आखिर इनका होगा क्या। तो 11 तारीख को यानी कि उसमें ये फैसला किया गया कि आसिफ अली मेमन जो है कंटिन्यू रखें अपने बतौर डीजी केडीए के काम को और अगले मास दिसंबर की 7 तारीख तक इनको ये केस की समाप्त तक एज ए डीजी केडीए काम करा जाए। देखिए, अब आसिफ अली मेमन साहब सिंह के 20 ग्रेड के एक सीनियर अफसर हैं, उनको तंग करने की मुराद ये है कि सिंध के ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना तमाम अफसरान को तंग किया जाए, क्योंकि देखिए केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध का सबसे अहम और कराची का सबसे अहम इदारा है। जब उसका सरबरा तंग होगा तो फिर ऊपर से नीचे तक तमाम चीजें कायम होंगी। आसिफ अली मेमन मुताद्दिद दफा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर भी ये कह चुके हैं कि मुझे हटाने की सबसे अहम वजह यह है कि मैं अदालती अहकामात की रोशनी के अंदर कब्जे छुड़वा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बालादस्ती कर रहा हूं, जिसकी वजह से सिस्टम मुझसे नाराज है। अब मेरे सिस्टम नाराज है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनका अपना मौके पे। अब आ जाए मोहम्मद अली शाह साहब पे। देखिए, जो उनके खिलाफ जो दूसरे मोहम्मद अली शाह साहब हैं, तो देखें उसके लिए समझना पड़ेगा मोहम्मद अली शाह भी एक बेहतरीन अफसर है सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। मुताद्दिद जगहों पर वो एज अ अफसर तैनात रह चुके हैं। आखिरी मरतबा वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी थे और देखें डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के होते हुए उन्होंने ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के पेपर दिए थे और वो ग्रेड 19 के एक ओहदे पर आए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ अदालती अहकामात हैं, ओपीएस अफसरान को हटाने की मुताबिक बहुत समझने की बात कीजिएगा, ओपीएस अफसरान को हटाने के लिए 1000 अफसरान की लिस्ट बनाई जा रही है कि इनको हटाओ, और दूसरी जानिब डीजी केडीए का जो ओहदा है वो ग्रेड 20 का ओहदा होता है। तो ग्रेड 19 के जो मोहम्मद अली शाह साहब हैं वो ग्रेड 20 के ओहदे पर कैसे काम कर सकते हैं, और फिर वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं और डीजी केडीए भी है, तो ये डुअल चार्ज भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तो मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली शाह साहब की जाती ख्वाहिश होगी डीजी केडीए बनने की, क्योंकि मोहम्मद अली शाह साहब एक काबिल अफसर हैं और इससे पहले उनको कमिश्नर हैदराबाद की भी ऑफर आई थी, हमारे जराए ये बताते हैं। और मोहम्मद अली शाह साहब जैसे लोग वो लोग हैं जो शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं और वो खामखा किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी जो है अफवाहों या खबरों में रहना पसंद नहीं करते जिनसे उनका करियर खत्म हो। अब आसिफ अली मेमन साहब को देखना पड़ेगा कि उनके इदारे के अंदर जब हाई कोर्ट की तरफ से मुअज़्ज़िज़ अदालत की तरफ से उनके लिए इतने अच्छे रिमार्क्स आ गए कि उनको बतौर डीजी तैनात कर दिया गया है और वो कोर्ट उन पर भरोसा कर रही है, तो क्या आसिफ अली मेमन साहब पर भी तो भरोसा होना चाहिए। अब वो अपने इदारे के अंदर कैसे इस्लाहात करेंगे, जो कब्जे की, रोड कटिंग की, लोगों की जाली अलॉटमेंट की और रूल चेंज करने के जो मामलात हो रहे हैं, तो आसिफ अली मेमन साहब के पास इतना टाइम मौजूद है कि वो अफसरान की सरजनिश करें। लोग बेहाल हो रहे हैं केडीए के अंदर, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स की तरफ से परेशान हो रही है। मुताहिर, मैं आपको दावे और वसूख के साथ कह रहा हूं, हमारे पास ऐसे लोग बिल्कुल सबूतों के साथ आ रहे हैं कि उनकी जमीनों पर किसी तीसरे का कब्जा है या उनको अपने ही मकान के ट्रांसफर या मोटेशन करवाने में भारी रिश्वत देना पड़ रही है। तो क्या आसिफ अली मेमन जैसे सीनियर और एक काबिल अफसर को ये नहीं लगता कि इन चीजों के अंदर इस्लाहत ले आई जाए? क्योंकि देखिए, आसिफ अली मेमन खुद भी बतौर डायरेक्टर लैंड जो रीढ़ की हड्डी होती है केडीए की, उसके अंदर मुताद्दिद दफा ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं और उसके अंदर होने वाली खिलाफ बेजाब्तगियां को बखूबी जानते हैं। ये तमाम चीजों को भी बखूबी जानते हैं और अब शायद उनको इन तमाम
तमाम चीज़ों पे जो इलीगल तरीके से दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से तमाम शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि उस पर भी उनको नज़र डालने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो महकमा बल्दियात में अब लोगों को फारिग किया जा रहा है, लिस्ट भी तैयार हो रही है 1000 लोगों की, उस हवाले से भी काफ़ी शकूक व शुबहात अब जन्म ले रहे हैं कि अगर इतने सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा तो इनका नेमुल बदल क्या होगा। बहुत शुक्रिया कामरान जहरी साहब, आपने जो प्रोग्राम के लिए और इस अहम स्टोरी के लिए जो आपने वक्त निकाला। और यकीनी तौर पर अगर 1000 लोग एक साथ से महकमा बल्दियात के अंदर निकल जाएंगे तो क्या उनका नेमुल बदल होगा, और फिर आने वाले वक्त में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है उसका क्या असर होगा या इनका असर उस पर क्या पड़ेगा, और इसकी वजह से क्या बल्दियाती इलेक्शन मुतासर होते हुए दिखाई देंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट स्टोरीज पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।